हेलो एवरीवन, वेलकम टू ई स्टूडेंट। आज के वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं इवोल्यूशन। ऑलराइट, तो इवोल्यूशन क्या होता है? मॉडिफिकेशन इन हेरिटेबल कैरेक्टर्स in populations over successive generations। ये होता है इवोल्यूशन। तो ये जो डिफरेंट कैरेक्टर्स है, ये हेरिटेबल कैरेक्टर्स जो है, ये डिफरेंट कैरेक्टर्स फॉर्म होते हैं, ठीक है, उस मॉडिफिकेशन के थ्रू। मतलब कोई एक कैरेक्टर था, सपोज ए, उसमें मॉडिफिकेशन आने के कारण बी और ए, ये दोनों टाइप के कैरेक्टर्स अभी प्रिवेल कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे डिफरेंट कैरेक्टर्स फॉर्म्ड होते हैं ओवर टाइम, ठीक है, और इनको बोला जाता है इवोल्यूशनरी कैरेक्टर्स, ठीक है। और ये जो कैरेक्टर्स है, ये एग्जिस्ट करते हैं बिकॉज ऑफ क्या क्या प्रोसेसेस होते हैं जिसकी वजह से एवोल्यूशन होता है। मेनली म्यूटेशन, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, जिसके वजह से आती है जेनेटिक वेरिएशन, या फिर जेनेटिक वेरिएशन सपोज पहले से प्रेजेंट थे और वो किसी बैरियर के कारण, कोई भी बैरियर हो सकता है, चाहे वो फिजिकल बैरियर हो, सेक्सुअल बैरियर हो, कुछ भी हो, किसी बैरियर के कारण दोनों जो छोटा सा जो वेरिएशन था वो इतना वाइड हो गया कि वो डिफरेंट स्पीशीज फॉर्म कर लिए, ठीक है। ऑलराइट, तो इस वे में होता है इवोल्यूशन। ऑलराइट, अभी मॉडिफिकेशन जो होता है, अच्छा अभी पढ़ते हैं कि ये जो इवोल्यूशनरी कैरेक्टर्स है वो होते हैं इवोल्यूशनरी प्रोसेसेस के कारण। ये इवोल्यूशनरी प्रोसेसेस क्या क्या है? एक होता है नेचुरल सिलेक्शन, दूसरा होता है जेनेटिक ड्रिफ्ट। जेनेटिक ड्रिफ्ट जो है वो समवॉट एजम्पशंस पे बेस्ड है, ठीक है। अगर पॉपुलेशन बहुत लार्ज हो, म्यूटेशंस प्रेजेंट ना हो, बहुत सारे ऐसे अजम्पशंस लेके जेनेटिक ड्रिफ्ट को हम मानते हैं। ये हम बोलते हैं कि मोस्टली आइडियल कंडीशन में होता है, लेकिन कभी कभी देखा जाता है जेनेटिक ड्रिफ्ट भी। लेकिन जो इवोल्यूशनरी फोर्स या फिर इवोल्यूशनरी प्रोसेस हमेशा काम करता है वो होता है ये नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन का मतलब क्या है कि जो चीज़ नेचुरली सिलेक्टेड हो रही है, सपोज कोई कंडीशन है, उसमें जो कैरेक्टर नेचुरली सिलेक्टेड हो रहा है फॉर सर्वाइवल, वो सर्वाइव करेगा, मतलब कि वो रिप्रोडक्टिव फिटनेस दिखाएगा, राइट। हम यहाँ पे फिटनेस की बात करते हैं ना नेचुरल सिलेक्शन में, तो वो फिटनेस दिखाएगा, और जो डिसफेवर्ड हो रहा है एक कंडीशन में वो मर जाएगा, है ना। तो इवोल्यूशन में वो सिलेक्टेड नहीं होगा, तो वही होता है नेचुरल सिलेक्शन। ओके, तो जो नेचुरल सिलेक्शन किस पर डिपेंडेड है? डिफरेंशियल सर्वाइवल एंड reproduction of individuals due to different phenotype, ठीक है। ये होता है नेचुरल सिलेक्शन। इसका कोई रूल नहीं होता है कि
यही चीज़ एक ही यही कैरेक्टर प्रेफर्ड होगा या ऐसा कुछ, ऐसा कोई रूल नहीं होता है। जिसको ज़्यादा फिटनेस है एक पर्टिकुलर कंडीशन में, वही अपने जीन्स को नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन करेगी। ठीक है, ये एनवायरमेंटल कंडीशन के साथ डायरेक्ट इंटरेक्शन की बात करता है। ये थ्योरी किसने दिया था? थ्योरी दिया था चार्ल्स डार्विन ने। ठीक है, डिपेंड्स अपॉन किस किस पर डिपेंड्स करता है? ट्रेट्स दैट वैरी अमंग इंडिविजुअल्स, है ना। अभी डिफरेंट ट्रेट्स confer different rates of survival and reproduction in a particular stress condition। इसी को बोला जाता है फिटनेस। एंड थर्डली, traits can be passed from generation to generation। तो इस वे में नेचुरल सिलेक्शन चलता है। एक कोई ट्रेट जो कि फेवर्ड हो रहा है एक पर्टिकुलर कंडीशन में, जो सबसे ज़्यादा सर्वाइव कर रहा है, तो वही सबसे ज़्यादा रिप्रोड्यूस करेगा और उनका जो ट्रेट है वो जनरेशन टू जनरेशन पास होगा। मतलब एक ट्रेट के बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स आ गए जो कि फेवर्ड हुआ, और जो डिसफेवर्ड हो रहा है वो मरते जा रहे हैं, उनका रिप्रोडक्शन भी कम होगा, तो फिर उनका नंबर धीरे धीरे कम होता जाएगा और एक टाइम आएगा जब वो इंडिविजुअल सर्वाइव ही नहीं करेंगे, प्रेजेंट ही नहीं रहेंगे, तो तब हम बोलेंगे वो ट्रेट एकदम एक्सटिंक्ट हो गया है। राइट, अभी ये जो नेचुरल सिलेक्शन होता है इसके 3 टाइप्स है। ठीक है, सबसे पहला डायरेक्शनल सिलेक्शन। डायरेक्शनल सिलेक्शन इसमें क्या होता है? इसमें क्या हो रहा है? सपोज ऐसा था, ये ग्राफ था ओरिजिनल पॉपुलेशन का। ठीक है, सपोज कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए, कोई भी ट्रेट का एग्जाम्पल ले लीजिए। ठीक है, सपोज यहाँ पे सपोज बिग साइज लेते हैं, यहाँ पे स्मॉल, यहाँ पे मिडिल, यहाँ पे लार्ज, ये 3 टाइप के बीक्स प्रेजेंट थे। अभी क्या हुआ? कंडीशन ऐसी है कि सिर्फ और सिर्फ लार्ज सीड्स जो है वही अभी प्रिवेलेंट हो रहे हैं। तो जो बर्ड्स स्मॉल सीड्स पर, स्मॉल डाइट पर, स्मॉल सीड साइज के डाइट पर सरवाइव कर रहे थे, वो सिलेक्टेड नहीं होंगे, मर जाएंगे। जो मीडियम सीड साइज खा रहे मतलब कंज्यूम कर रहे थे वो भी नहीं रहेंगे, वो भी हट जाएंगे। तो अभी प्रिवेल करेगा कौन? जो ऑर्गेनिजम्स, जो बर्ड्स लार्ज सीड साइज पर फीड कर रहे थे, सिर्फ वही सर्वाइव कर पाएंगे और उनका रिप्रोडक्शन हाई होगा। इसीलिए देखिए बढ़ भी गया है। तो ये है डायरेक्शनल स्टेबलाइजेशन, क्योंकि ये एक डायरेक्शन पे मूव कर गया है। ऐसा भी हो सकता था कि सिर्फ स्मॉल जो है स्मॉल साइज का जो है वो सिर्फ प्रेवलेंट था, तो क्या होता? तो फिर ये भी हट जाता, ये भी हट जाता।
सिर्फ जो स्मॉल सीड्स के फीड करने के लायक जो बर्ड्स थे सिर्फ वही प्रेवलेंट होते। ठीक है, तो हो गया डायरेक्शनल सिलेक्शन। अभी नेक्स्ट टाइप होता है स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन। यहाँ पे भी सपोज ऐसा था, स्मॉल सीड, मीडियम सीड और लार्ज सीड। ठीक है, अभी सपोज इस एरिया में सिर्फ और सिर्फ मीडियम साइज का जो सीड है वही प्रेवलेंट है, मीडियम साइज का सीड। तो क्या होगा, जो स्मॉल सीड्स पे और लार्ज सीड्स पे जो फीड करते थे जो बर्ड्स, वो मर जाएंगे। और प्रेफर्ड कौन होगा, सिर्फ और सिर्फ मीडियम साइज के सीड्स पर जो प्रिवेल करते थे। ठीक है, तो इसको बोलते हैं स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन। ओके, अभी आते हैं थर्ड टाइप पे, जिसका नाम है डिसरप्टिव सिलेक्शन। ओके, ओके, तो यहाँ पे क्या होता है, सपोज कि ये मिडिल वाला जो सीड है, मिडिल साइज का जो सीड है, ये अभी नहीं मिल रहा, लेकिन स्मॉल भी मिल रहा है और लार्ज भी मिल रहा है, स्मॉल और लार्ज दोनों मिल रहे हैं। तो क्या होगा, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। अभी बीच वाले जो बर्ड्स मीडियम सीट पर जो प्रिवेल कर रहे थे वो अभी गायब हो जाएंगे, लेकिन स्मॉल सीट साइज पर और लार्ज सीट साइज पर जो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर रहे थे उनका नंबर बढ़ता जाएगा। तो इसको बोलते हैं डिसरप्टिव सिलेक्शन। ठीक है, ऑल राइट, तो ये था नेचुरल सिलेक्शन। अभी हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, जो कि है जेनेटिक ड्रिफ्ट। जेनेटिक ड्रिफ्ट, तो जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या है, चेंज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ एन एग्जिस्टिंग जीन वेरिएंट। मतलब जीन वेरिएंट मतलब क्या होता है, एलील, इन अ पॉपुलेशन ड्यू टू रैंडम सैम्पलिंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, क्या चेंज हो रहा है, फ्रीक्वेंसी ऑफ एन एग्जिस्टेंट एलील। कोई एक एलील जो प्रेजेंट है एक पॉपुलेशन में, उसका फ्रीक्वेंसी का चेंज होना। कैसे, रैंडम सैम्पलिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म, मतलब यहाँ पे कोई चूजिंग नहीं होगी, रैंडमली मीटिंग होगी। ठीक है, जेनेटिक ड्रिफ्ट को और क्या क्या नाम से जाना जाता है, एलिलिक ड्रिफ्ट, और बोला जाता है सीवल राइट इफेक्ट। सीवल राइट जिन्होंने जेनेटिक ड्रिफ्ट का कॉन्सेप्ट दिया था, प्रपोज करा था, सीवल राइट इफेक्ट। अभी जेनेटिक ड्रिफ्ट पर
फोकस करके, जेनेटिक ड्रिफ्ट इज अ फेनोमेनन जिस पर फोकस करके हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल एक्सप्लेन करा गया था। तो पहले मैं हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल थोड़ा छोटा करके बोल देती हूँ। ये क्या स्टेट करता है? स्टेट्स दैट allele and genotype frequency, एलील फ्रीक्वेंसी मतलब सपोज कि ए और स्मॉल ए है, इनका फ्रीक्वेंसी क्या जो होगा वो होगा एलिलिक फ्रीक्वेंसी। सिर्फ ए का फ्रीक्वेंसी कितना प्रेजेंट है एक पॉपुलेशन में और सिर्फ स्मॉल ए कितना प्रेजेंट है पॉपुलेशन में, वो होता है एलील फ्रीक्वेंसी। और कैपिटल ए कितने प्रेजेंट है पॉपुलेशन में? कैपिटल ए है जेनोटाइप और ये अलग से है एलील्स। तो सिर्फ ए कितना प्रेजेंट है, कैपिटल ए कितना प्रेजेंट है, वो है कैपिटल ए का एलिलिक फ्रीक्वेंसी। सिर्फ स्मॉल ए कितना प्रेजेंट है, वो है स्मॉल ए का एलिलिक फ्रीक्वेंसी। कैपिटल ए कितना प्रेजेंट है, वो होता है कैपिटल ए जेनोटाइप का फ्रीक्वेंसी, मतलब वो जेनोटिपिक फ्रीक्वेंसी है। सिमिलरली कैपिटल ए स्मॉल ए कितना प्रेजेंट है, वो इसका जेनोटिपिक फ्रीक्वेंसी है। और स्मॉल ए कितना प्रेजेंट है, वो इसका जेनोटिपिक फ्रीक्वेंसी है। दोनों में माइन्यूट डिफरेंस है। अगर कैपिटल ए के फ्रीक्वेंसी को हम पी से डिनोट करते हैं, स्मॉल ए के फ्रीक्वेंसी को हम क्यू से डिनोट करते हैं, तो फिर कैपिटल ए के फ्रीक्वेंसी को हम डिनोट करेंगे पी स्क्वायर के स्क्वायर से, स्मॉल ए की फ्रीक्वेंसी को करेंगे क्यू स्क्वायर से, और कैपिटल ए स्मॉल ए की फ्रीक्वेंसी को हम डिनोट करेंगे पी क्यू से। ठीक है, तो ये बाद में लगेगा इसलिए मैंने पहले ही बोल दिया, बाद में मैं समझाऊंगी। ओके, states that allele and genotype frequency in a population remains constant from generation to generation। कब होगा constant? In absence of other evolutionary influences। मतलब एलील फ्रीक्वेंसी और जेनोटाइप फ्रीक्वेंसी एक पॉपुलेशन में कांस्टेंट रहेगा एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में भी। कब? जब कोई और इवोल्यूशनरी फोर्सेस या फिर इवोल्यूशनरी इन्फ्लुएंसेस, इवोल्यूशनरी फैक्टर्स काम ना करे। ठीक है, अब ये इवोल्यूशनरी फैक्टर्स क्या क्या हैं? वो हो सकते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट, सेक्सुअल सिलेक्शन, नेचुरल सिलेक्शन, जीन फ्लो, जेनेटिक हिचिकिंग, population bottleneck, founders effect, inbreeding। ऑलराइट, ये कुछ इवोल्यूशनरी इन्फ्लुएंसेस के नाम है, और भी हो सकते हैं। यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा मैटर करता है मैंने वही दिया है, वो है। ठीक है, जेनेटिक ड्रिफ्ट हमने अभी अभी पढ़ा क्या है। सेक्सुअल सिलेक्शन का मतलब क्या होता है? सेक्सुअल सिलेक्शन का मतलब होता है, वन सेकेंड, अच्छा, सेक्सुअल सिलेक्शन होता है जब मीटिंग के बारे में हम बात करें तो कुछ ऑर्गेनिजम्स में, मतलब एक्चुअली ज़्यादातर ऑर्गेनिजम्स में कुछ पर्टिकुलर फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए सेक्सुअल सिलेक्शन होता है। ठीक है, ओके।
ओके तो मतलब जैसे कि एग्जाम्पल, 1 सेकेंड, हाँ। ओके तो जैसे कि जिस पीकॉक का प्लूमेज सबसे ज़्यादा होगा, सबसे वाइब्रेंट होगा, उसी को फीमेल जो पीहन होती है वो सिलेक्ट करती है। ऑल राइट, इसी वे में कलर्स होता है, साउंड होता है, ये सब सेक्सुअल सिलेक्शन है। लेकिन यहाँ पे बोला जा रहा है कि कोई सेक्सुअल सिलेक्शन नहीं होगी। अगर कोई पॉपुलेशन में सेक्सुअल सिलेक्शन नहीं हो रही है तो वहाँ पे हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल लग सकता है। और क्या क्या चाहिए, वहाँ पे नेचुरल सिलेक्शन भी नहीं होगा, ठीक है। वहाँ पे रैंडम सब कुछ हो रहा है, रैंडम मेटिंग, रैंडम सिलेक्शन, ये सब हो रहा है, ठीक है। फिर जीन फ्लो, जीन फ्लो कब होता है, एक पॉपुलेशन से दूसरे पॉपुलेशन में जब जीन्स ट्रैवल करे, मतलब कोई इंडिविजुअल ट्रैवल करे। जीन्स ट्रैवल करने का मतलब ही कोई इंडिविजुअल ट्रैवल कर रहा है, राइट, जैसे कि माइग्रेशन वगैरह में। फिर जेनेटिक हिचिकिंग, जेनेटिक हिचिकिंग को जेनेटिक ड्राफ्ट भी बोला जाता है या फिर हिचिकिंग इफेक्ट भी बोला जाता है। यहाँ पे क्या हो रहा है, एलिल चेंजेस फ्रीक्वेंसी, एलिल का फ्रीक्वेंसी चेंज होता है, बट नॉट बिकॉज ऑफ इट सेल्फ, इसलिए नहीं होता है कि कोई नेचुरल सिलेक्शन काम कर रहा है, बट इसलिए होता है कि एक और जीन जो उसके आसपास ही है वो उस जीन पर इफेक्ट डाल रहा है, ठीक है। तो वो होता है जेनेटिक हिचिकिंग। जेनेटिक हिचिकिंग भी नहीं होगी। पॉपुलेशन बॉटलनेक क्या होता है, सपोज कि मेरा पॉपुलेशन 100 था, ये ग्राफ है, सपोज 100 था, कोई नेचुरल डिजास्टर आया तो वहां से हो गया 10, उसके बाद इनमें रिप्रोडक्शन हुआ ये 10 इंडिविजुअल्स में, और फिर से वो बढ़ के 100 हो गया। लेकिन यहाँ पे सपोज 10 टाइप के जीन्स थे, या फिर आप बोल सकते हो एलील्स थे। ये जब 10 हुए तब यहाँ पे सपोज 3 टाइप्स के एलील्स हो गए, बाकी सब मर गए। और जब फिर से ग्रोथ हुआ 100 तक, तब भी 3 टाइप्स के एलील्स ही रहे, मतलब 7 एलील्स का लॉस हो गया। इसको बोला जाता है पॉपुलेशन बॉटलनेक, ठीक है। फाउंडर्स इफेक्ट क्या होता है, फाउंडर्स इफेक्ट इज प्रेजेंट इन मेटा पॉपुलेशन, जब हम पढ़ेंगे इकोलॉजी में तब छोटा करके मैं बोल दूंगी फाउंडर्स इफेक्ट। फिर भी मैं एक बार बोल देती हूँ यहाँ पे, फाउंडर इफेक्ट या फिर फाउंडर्स इफेक्ट क्या होता है। फाउंडर्स इफेक्ट जो होता है वो लॉस होता है जेनेटिक वेरिएशन में, जब न्यू पॉपुलेशन एस्टेब्लिश्ड होता है बाय अ वेरी स्मॉल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स फ्रॉम अ लार्जर पॉपुलेशन। मतलब सपोज कि ये यहाँ पे एक लार्जर पॉपुलेशन थी, यहाँ पे एक स्मॉलर हैबिटेट, मतलब कोई आइलैंड था। यहाँ पे लार्जर पॉपुलेशन में सपोज 10 जीन्स थे या फिर 10 एलील्स थे। यहाँ से 3 टाइप के एलील्स ने इस छोटे आइलैंड पर गए, ठीक है। तो यहाँ पे जो पॉपुलेशन बनेगी क्या कैसा होगा, उसमें सिर्फ 3 टाइप के जीन्स ही प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो इसको बोला जाता है फाउंडर इफेक्ट। तो इसमें जेनेटिक वेरिएशन का लॉस हो रहा है ना, जेनेटिक वेरिएशन का लॉस हो रहा है। ऑल राइट, और क्या था, इनब्रीडिंग। इनब्रीडिंग मतलब एक ही एक ही पॉपुलेशन के अंदर ब्रीडिंग, ठीक है। इनब्रीडिंग भी नहीं होगी, एक पॉपुलेशन ही नहीं, मतलब एक फैमिली के अंदर ब्रीडिंग, वो भी नहीं होगी। तो ये सारी चीज़ें अगर प्रेजेंट ना हो तो फिर होगा, तो फिर हो सकते हैं हम लोग हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल को कंसिडर कर सकते हैं। और भी कुछ चीज़ें हैं जैसे कि म्यूटेशन नहीं होगा, फिर पॉपुलेशन का साइज लार्ज है, वो सब एजम्पशंस पे आता है। तो फिर हम पहले एजम्पशंस पढ़ लेते हैं। हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल में क्या क्या एजम्पशंस रखते हैं। एक होता है डिप्लॉयड होगा ऑर्गेनिज्म,
ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, नॉन ओवरलैपिंग जीन्स, नॉन ओवरलैपिंग सॉरी जीन्स नहीं, जेनरेशंस, फिर रैंडम मेटिंग, infinitely large population size, equal allele frequency in both sex, no migration मतलब no gene flow, no mutation. ठीक है, ऑलराइट। तो क्या होता है, जैसे कि मैंने बोला था, एलील है सपोज ए और स्मॉल ए, और जीनोटाइप है, सॉरी फ्रीक्वेंसी है, ए का फ्रीक्वेंसी है सपोज पी, स्मॉल ए का है क्यू। ठीक है, अभी जीनोटाइप क्या क्या बनेंगे और कितने कितने बनेंगे, एक बनेगा कैपिटल ए, एक बनेगा स्मॉल ए और दो बनेगा कैपिटल ए स्मॉल ए, राइट। तो इसका फ्रीक्वेंसी क्या है, मतलब जेनोटिपिक फ्रीक्वेंसी, ये होगा पी स्क्वायर, ये होगा क्यू स्क्वायर और ये होगा 2pq, राइट, क्योंकि दो हैं, दो बन रहे हैं तो 2pq। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, p प्लस क्यू होल स्क्वायर, है ना। टोटल जेनेटिक फार्मूला, जनरल एलिलिक फार्मूला जो है p प्लस क्यू होल स्क्वायर। तो फिर हमें क्या मिल रहा है इससे, p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq। ये है टोटल कितने इंडिविजुअल्स है या फिर टोटल कितने टाइप्स है उसका फॉर्मूला है ये। ठीक है, इससे हमें मिल जाएगा कि सपोज हमें पता लगाना है कि कितना कैपिटल ए जो है वो कितना है पॉपुलेशन में, स्मॉल ए जो है वो कितना है पॉपुलेशन में, हमें वहाँ से फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी तो नंबर भी मिल जाएगा हमें, क्योंकि नंबर भाई टोटल होता है फ्रीक्वेंसी, राइट। तो फ्रीक्वेंसी हमें मिल जाएगी तो हमें नंबर भी मिल जाएगा, वहाँ से हमें कितने इंडिविजुअल्स है इस जेनोटाइप के, कितने इंडिविजुअल्स है इसके, ये भी हमें पता लग जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है। ऑलराइट, अभी हम आते हैं मैकेनिज्म्स ऑफ इवोल्यूशन पे। हम स्टेप्स पढ़ेंगे। ठीक है, फर्स्ट म्यूटेशन अकर्स, म्यूटेशन क्या कॉज करता है, वेरिएशन, है ना। सेकंड, अनफेवरेबल जो म्यूटेशंस है, नॉट सिलेक्टेड, वो एलिमिनेटेड हो जाते हैं। जो बच गए उनका रिप्रोडक्शन एंड म्यूटेशन होगा, फिर से उन्हीं में तो फिर से वापस म्यूटेशन हो सकता है, म्यूटेशंस के कारण ही तो चेंजेस आ रहे हैं, म्यूटेशन या फिर जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन कुछ भी आप बोलो, चेंजेस आ रहे हैं। फिर से फेवरेबल म्यूटेशंस सिलेक्टेड एंड सर्वाइव, और वो फिर से रिप्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, तो इस वे में, इस साइकिल में चलता रहता है इवोल्यूशन। ओके, तो अभी हम आते हैं स्पीसिएशन पे। स्पीसिएशन 4 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है एलोपैट्रिक, फिर होता है पेरीपैट्रिक, फिर होता है पैरापैट्रिक एंड लास्टली सिम्पैट्रिक। यहाँ पे क्या हो रहा है एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले एलोपैट्रिक देखते हैं। एक ओरिजिनल पॉपुलेशन था, ठीक है, उसमें कोई फिजिकल बैरियर आ गया, सपोज माउंटेन आ गया, रिवर आ गया, ठीक है, जिसके वजह से यहाँ पे जो इंडिविजुअल्स है अब वो इंटरेक्ट नहीं कर सकते यहाँ के इंडिविजुअल्स से। ठीक है,
इस कॉर्नर वाले के इंडिविजुअल्स इसके इंडिविजुअल के साथ इंटरेक्ट नहीं कर सकते, तो उसके वजह से इन पर सेपरेट इवोल्यूशनरी फोर्सेस लगेंगे, तो स्पीशीज ये सेपरेट बन जाएंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ऑस्ट्रेलिया में जो मार्सुपियल्स हैं और साउथ अमेरिका में जो मार्सुपियल्स हैं वो उनका अगर हम लोग स्टडी करें तो हम देखेंगे कि वो लोग एक ही एंसेस्टर से आए हैं, लेकिन उनमें सेपरेट क्या बोलते हैं, सेपरेट जेनेटिक फोर्सेस लगे, राइट, इवोल्यूशनरी फोर्सेस लगे, इसलिए वो सेपरेटली क्या बोलते हैं, इवॉल्व्ड हुए हैं, स्पीशीज, डिफरेंट स्पीशीज फॉर्म्ड हो गए हैं। ठीक है, फिर डार्विन फिंचेस, ठीक है, नहीं डार्विन फिंचेस एक्चुअली यहाँ पे नहीं आएगा, डार्विन फिंचेस अलग होगा। पेरीपैट्रिक क्या है, यहाँ पे हमेशा फिजिकल बैरियर होगा, ठीक है, फिजिकली वो माइग्रेट नहीं कर पाएंगे। पेरीपैट्रिक में क्या होगा, एक पॉपुलेशन था, ठीक है, एक आइलैंड से यहाँ पे सपोज दूसरा पॉपुलेशन है, तो इस वाले से कुछ यहाँ पे चले गए, न्यू हैबिटेट पे एंटर करा, न्यू हैबिटेट पे एंटर करने की वजह से क्या होगा, अलग अलग यहाँ पे इवोल्यूशनरी फोर्सेस लग रहे हैं, तो इवोल्यूशन सेपरेटेड सेपरेटली इवॉल्व हो रहा है एंड न्यू स्पीशीज फॉर्म्ड हो रहा है। ठीक है, एंड न्यू स्पीशीज फॉर्म्ड हो रहे हैं। पैरापैट्रिक में क्या है, एक क्या बोलते हैं, ओरिजिनल पॉपुलेशन था, उसी पॉपुलेशन में अलग नहीं हो रहा है, लेकिन उसी पॉपुलेशन में वो लोग नए करके कुछ कुछ इंडिविजुअल्स अलग से उनका मतलब सपोज कि रिसोर्स पार्टीशनिंग कर लिया है या फिर ऐसा कुछ उन्होंने कर लिया है। ठीक है, एक कम्युनिटी, एक पॉपुलेशन में, तो क्या हो गया, कंपटीशन को सपोज अवॉइड करने के लिए या फिर सेक्सुअल सिलेक्शन को मिनिमाइज करने के लिए, तो क्या हो गया कि दो अलग अलग पॉपुलेशन एक साथ सर्वाइव करने लगी। ठीक है, और सिम्पैट्रिक में क्या हुआ, एक पॉपुलेशन था, उस पॉपुलेशन में अभी पॉपुलेशन के अंदर कोई जेनेटिक चेंज आ गए, तो न्यू स्पीशीज फॉर्म्ड हो गए उसी पॉपुलेशन के अंदर। ठीक है, पैरापैट्रिक ऐसा भी हो सकता है, आप बोल सकते हो कि नया हैबिटेट सपोज ज्वाइन करा या फिर नए कुछ इंडिविजुअल्स आए, तो अभी क्या हो गए, मतलब सेम स्पीशीज के दूसरे इंडिविजुअल्स आए, लेकिन वो उनके बीच में कंपटीशन होगा, तो क्या होगा कि वहाँ पे भी रिसोर्स पार्टीशनिंग हो सकती है और डिफरेंट स्पीशीज फॉर्म्ड हो जाएंगे। ठीक है, ऑल राइट, तो इसी के साथ हम आ जाते हैं एंड ऑफ इवोल्यूशन पे। होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू।